बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में अपना कवर किया था कि परपेचुअल सिस्टम में फीफो मेथड को हमने सॉल्व करना सीख लिया था। आज हम सेम क्वेश्चन पर सेम एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने देखें लिखा हुआ है, और उसमें आज हम इन्वेंट्री कार्ड दोबारा बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब मैंने मेथड चेंज करके उसको लीफो कर दिया है। रिक्वायरमेंट्स हमने सारी वही फिल करनी है, लेकिन मेथड सिर्फ चेंज किया, सिस्टम भी सेम है। तो इन्वेंट्री कार्ड आपने बनाना है, बस अंडर फीफो की जगह लीफो परपेचुअल कर देना है। परचेज, सोल्ड, बैलेंस सेम कॉलम है, यानी पूरा पैटर्न वही है, सिर्फ अब आप देखें कहाँ कहाँ पर चेंज आएगा अगर मेथड चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फैब पर। फर्स्ट फैब पे हमारे पास 200 यूनिट्स हैं, 10 रुपीज़ का एक है, तो हमने इसको डायरेक्ट बैलेंस में रिपोर्ट करना है कि 200 यूनिट्स हैं और 10 रुपीज़ का एक है, और ये बनते हैं 2000। अच्छा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्वेंट्री जो फर्स्ट को है, इसको ना तो इस वक्त हमने ख़रीदा है, ना परचेज़ किया है, और ना ही सेल किया है। ये तो लास्ट मंथ की बची हुई इन्फॉर्मेशन है, आपकी एंडिंग लास्ट मंथ की एंडिंग, इस मंथ आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री है। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है वो बैलेंस में आपने सबसे पहले रिपोर्ट करना है, परचेज सेल का कॉलम यूज़ नहीं करना। अब जब नेक्स्ट एक्टिविटी फैब की 5 को आई, उसमें हमने परचेज़ किए 300 यूनिट्स और 20 रुपीज़ का एक है। तो अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट डेट मेंशन की फैब 5, और इसमें हमने परचेज़ किए 300 यूनिट्स और एक यूनिट का रेट है 20, और ये बनते हैं 6000 के। अच्छा, इस परचेज़ करने के बाद आप जानते हैं कि बैलेंस को हमें अपडेट करना होता है, और बैलेंस में हम क्या करते हैं कि जो यूनिट्स पहले के हैं और जो यूनिट्स हमने नए परचेज़ किए, इनको हम अलग अलग ही दिखाते हैं। ऐड करके इसलिए नहीं दिखा सकते कि रेट इन दोनों का अलग अलग है। तो अब हम 200 को अलग लिखेंगे और 300 को अलग लिखेंगे। ये दोनों बैलेंस में अपडेट हो गए। रेट्स इनके अपने अपने, 200 का रेट 10 था तो आपने 10 लिखना है, 300 का रेट 20 था तो आपने 20 रिपोर्ट करना है। तो इस तरह ये स्टॉक 2000 का और ये 6000 का। अब तक अगर आप देखें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है फीफो और लीफो के सॉल्यूशन में, सेम है अब तक ना, क्योंकि मेथड का यूज़ कब होगा, जब यूनिट सेल होंगे। अब जब फैब की 10 को हमने सेल किए तो अब मेथड की बारी आएगी। अब मेथड की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे यहाँ पर, वो देखिएगा कि फैब की 10 को कितने यूनिट्स हमने सेल किए, 400 यूनिट्स को सेल किया है। अब हम देखते हैं हमारे स्टॉक में कितने यूनिट्स मौजूद हैं। स्टॉक में 500 यूनिट्स हैं और इसमें से हम 400 को सेल कर रहे हैं। प्राइस आपने इसके बिल्कुल इग्नोर करने हैं, इन्वेंट्री कार्ड में सेलिंग प्राइस को यूज़ नहीं किया जाता। आपने ये देखना है कि जो 400 सेल हुए वो इस स्टॉक में से ही सेल हुए हैं, और इनकी ओरिजिनल कॉस्ट या तो 10 है या 20 है जो सेल हुए हैं। अब आपने ये बताना है किस में से सेल हुए हैं। तो इसके अंदर आप ये देखें कि जब फीफो था तो हम कह रहे थे पहले 200 सेल होंगे, उसके बाद बाकी के इसमें से सेल होंगे, लेकिन अब इन्वर्स बात है। अब लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है पहले अब वो सेल होगा और उसके बाद फिर ऊपर वाले की बारी आएगी। तो अब ये जो 300 है लास्ट में आए हुए, अब पहले आप इसको सेल करेंगे। तो अब आपने यहाँ पर 300 यूनिट्स दिखाने कि सेल हुए, जिसका रेट 20 है, और ये बनते हैं 6000 के। आप देख रहे होंगे कि लास्ट वाला पहले सेल हो रहा है, क्योंकि मेथड ही चेंज हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। अब जब ये बिक चुके हैं, लेकिन हमारा टारगेट है 400 सेल करने का, और वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें 100 अभी और कम पड़ रहे हैं। वो अब 100 इसके बिकने के बाद ऊपर वाले में से आ जाएंगे। तो अब यहाँ से आपने 100 यूनिट्स को लेना है, जिसका रेट 10 है, और ये बनते हैं 1000 के। और अब इसके बाद हम बैलेंस को जब अपडेट करेंगे तो बैलेंस अब हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। अब आप देखें कि ये जो 200 थे, इसमें से ये वाले 100 बिके, और अब आपके पास इसमें से रिमेनिंग 100 यूनिट्स बचे, जिसका रेट 10 है, और ये बनते हैं 1000। और ये जो 300 थे ये तो पूरे के पूरे बिक चुके हैं, तो ये बैलेंस में नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पर जाते हैं। तो फैब की 18, अब 18 में क्या हुआ कि 500 यूनिट्स हमने परचेज़ किए, 30 रुपीज़ उसका रेट है, और टोटल कॉस्ट बनती है 15000, ठीक है। और अब इसके बाद बैलेंस को अपडेट करेंगे, तो बैलेंस में पहले के 100 हैं, 500 आपके पास नए आ गए, तो आपने 100 लिखने हैं और 500 लिखने हैं। इसका रेट 10 और इसका 30, इनके अपने अपने रेट दिखाने, और फिर ये स्टॉक हो गया 1000 का, और जो नया ख़रीदा वो 15000 का स्टॉक, ठीक है।
अब आपके पास लास्ट एक्टिविटी ये है कि आपने फैब की 25 को 400 यूनिट्स सेल कर दिए जिसका रेट 60 है, जिस पर आप बेच रहे हैं, लेकिन आपने इसको इग्नोर करना है। सिर्फ ये देखना है कि 400 बिक गए, और वो बिके किस में से हैं? इस स्टॉक में से जिसकी असल कीमत या तो 10 होगी या 30 होगी। अब हम आते हैं इधर के फैब 25। अब आप देख सकते हैं 400 जो बेचने हैं, लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले किस में से बिकेंगे? लास्ट वाली कैटेगरी जिसमें 500 है। अब देखें चूंकि हमने 400 सेल करने और लास्ट में 500 का स्टॉक पड़ा है, तो सारे ही इसमें से सेल हो जाएंगे। अब ऊपर हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम इसमें से ही 400 यूनिट्स को सेल करेंगे जिसका रेट आपके पास 30 है और इसकी टोटल कॉस्ट बनती है 12,000। ठीक है। अब बैलेंस जब अपडेट करेंगे तो ये ऊपर वाले 100 यूनिट आप देख रहे होंगे कि ये तो सेल हुए नहीं, तो बैलेंस में एज इट इज़ रिपोर्ट हो जाएंगे। और जो नीचे 500 है इसमें से 400 बिके और इसमें से ही अब आपके पास 100 बच जाएंगे, और जिसका रेट 30 है और ये बनते हैं आपके पास 3000 के। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमने फीफो से सॉल्व किया था उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बात की थी, प्रोसेस फर्स्ट टाइम समझाना था, लेकिन अब मेथड जब लीफो चेंज किया तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि सिर्फ कुछ जगहों पर हमने चेंजेस करनी थी और वो भी सिर्फ सेल्स के टाइम पे खासकर। बाकी प्रोसेस सेम है। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। फैब की 28 और यूनिट्स आपके पास 800 हैं टोटल जो आपने परचेज़ किए हैं, और उसकी टोटल कॉस्ट आपके पास 21,000 बनती है जो आपने परचेज़ किया है। जो सेल किए हैं वो 400 ऑफ 400 यानी 800 यूनिट्स को आपने सेल किया है। ठीक है। और जो आपके पास इसकी टोटल कॉस्ट बनती है वो 19,000 है। लेकिन बैलेंस में आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पूरा कॉलम टोटल नहीं करना, सिर्फ लास्ट रॉ में जो लिखा है उसका टोटल है। अब आप देख रहे होंगे दो कैटेगरी आ गई, तो अब आपने इन दोनों का टोटल करना है 200 और इनकी कॉस्ट भी दोनों का टोटल करना है 4000। ठीक है। तो अब आप अपने जो रिज़ल्ट्स हैं इन रिज़ल्ट्स को अब हम यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप देख सकते हैं कि जो सोल्ड हुई है उसकी टोटल कॉस्ट बनती है 19,000, ये इसका रिज़ल्ट आ गया। और जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है, जो बच गया है सामान, वो 4000 का है, तो वो यहाँ पर 4000 रिपोर्ट हो गया। ठीक है। तो ये अब आपने लीफो मेथड से इन्वेंट्री कार्ड बनाना सीख लिया। आप देख सकते हैं कितना आसान है, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई ख़ास चेंज नहीं है, सिर्फ एक दो जगह चेंजेस थी जहाँ पर हम जो है वो मेथड लगा रहे थे। मेथड सेल करते वक्त जो है वो आपने लगाना है, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। जब आप पहले से सेल कर रहे थे तब आपने लास्ट में से सेल करना है, बस इतना सा चेंज है, बाकी सब कुछ पहले जैसे पैटर्न पर है। अब हम आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने पर। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें बनाना होता है टेबल ऑफ सेल्स। अब टेबल ऑफ सेल्स में हम सिर्फ ये रिपोर्ट करते हैं कि हमने कितने यूनिट्स को सेल किया और किस प्राइस पर सेल किया। आप देख सकते हैं फैब की 10 को सेल किया था और फैब की 25 को सेल किया था, एक बार 400 यूनिट्स और एक बार 400, बस प्राइस का फ़र्क था। फर्स्ट टाइम सेल किया था 50 के रेट पर, सेकंड टाइम सेल किया 60 के रेट पर। तो आप देख सकते हैं टेबल ऑफ सेल्स 400 इंटू 50 20,000 की सेल हुई और 400 इंटू 60 24,000 की सेल हुई, तो टोटल सेल हमारी बन रही है 44। अगर आप इसको लास्ट वाले लेक्चर से कंपेयर करें तो टेबल ऑफ सेल्स में कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम रहेगी। यानी अगर आपको एक सवाल में दोनों मेथड सॉल्व करने के लिए आ जाएं कि आप फीफो से भी सॉल्व करें और लीफो से भी सॉल्व करें, तो इन्वेंट्री कार्ड तो दो अलग अलग मरतबा बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको टेबल ऑफ सेल सिर्फ एक बार बनाना है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मेथड का इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट में अब आपको पता है दो चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स तो सेल टेबल ऑफ सेल से आ जाएगी आपके पास, टोटल कितना अमाउंट है 44,000। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हमने फीफो से सॉल्व किया था तो आप देख सकते हैं जो यहाँ रिजल्ट इस वक्त 19 आ रहा है वो उस वक्त 17,000 आ रहा था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फ़र्क होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब आपके पास कितनी रिपोर्ट हो रही है 19,000, तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने यहाँ पर दिखानी है 19,000 और इसको आपने लेस करवाना है, ब्रैकेट लगाने का मतलब लेस करना है। यहाँ पर 44 में से 19 को लेस कराएं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन है 25,000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। ठीक है। तो सिर्फ नेसेसरी फिगर्स चेंज कर रहा हूँ, बाकी पूरा पैटर्न पहले जैसा है। इवन एंट्रीज़ भी सेम है, सिर्फ एंट्रीज़ के अमाउंट चेंज करने हैं आपने। आप देखें जर्नल एंट्रीज़ जो इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट है
मैं आपको ये बता चुका हूँ कि फर्स्ट फैब की एंट्री पास नहीं होगी, और उसकी वजह क्या है कि ये कोई एक्टिविटी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि आपके पास 200 यूनिट पहले के थे, आपने ये अभी ना तो ख़रीदे हैं ना बेचे हैं, तो एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो हम कहाँ से रिपोर्ट करना शुरू करेंगे? फैब की 5th को जो हमने परचेज़ किया है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो जो परचेज़ कर रहे हैं तो एंट्री पास हो रही है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अच्छा, अब कितनी परचेजेस की हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फैब की 5th को आपने 6000 का स्टॉक परचेज़ किया था, तो आपने यहाँ दिखाई कि 6000 की कॉस्ट है जो परचेज़ की है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो हमने सेल किया था, और सेल 400 यूनिट किए थे 50 के रेट पर कस्टमर को। जब हम सेल की एंट्री पास करते हैं तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सेल की एंट्री पास करते वक्त 2 एंट्रीज पास की जाती हैं। एक में हम बताते हैं कि कस्टमर हमसे कितने में सेल्स कितने प्राइस पर लेकर गया है, और दूसरी एंट्री में हम बताते हैं कि उसकी असल कॉस्ट क्या थी जो सामान हमने कस्टमर को बेचा है। तो यहाँ पर 2 एंट्रीज पास करनी है। अकाउंट रिसीवेबल खुला कि ये पैसे कस्टमर से लेने हैं, आपको अभी उधार दिया है, बाद में पैसे मिलेंगे, और सेल्स रिकॉर्ड कर दी। इसका अमाउंट आपको टेबल ऑफ सेल से दिख रहा होगा कि 10 फरवरी को आपने 20,000 का स्टॉक कस्टमर को बेचा था। लेकिन ये जो 20 में सामान बिका है फैब की 10 को, इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी जिससे एंट्री पास हो रही है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। वो आप इस टेबल से देख सकते हैं। फैब की 10 को आपने जो 400 यूनिट बेचे हैं उसकी टोटल कॉस्ट बनती है 7000, ठीक है। तो ये 7000 में आपने जो है वो इस सामान को ख़रीदा हुआ था, जबकि इसको कस्टमर को कितने में बेचा है? 20,000 में। तो इस तरह आप देखें, मैंने एक परचेज़ और एक सेल की एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट परचेज़ और नेक्स्ट सेल की एंट्री आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अब 3 मेथड्स का मैंने आपके सामने जिक्र किया था, एक फीफो, एक लीफो और एक एवरेज। फीफो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, इस लेक्चर में मैंने आपको जो है वो लीफो मेथड बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे एवरेज मेथड पे, ठीक है। तो एवरेज मेथड जो है वो आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। जी स्टूडेंट, हमने अभी जो अपना एक लेक्चर चल रहा था हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो लेक्चर था वो लीफो मेथड हमने मुकम्मल किया था, लेकिन अब हम जो है वो इसका लास्ट मेथड, जिसे आप जो है वो एवरेज मेथड कहते हैं, ठीक है, जिसे वेटेड मूविंग एवरेज मेथड कहा जाता है, उसको हम जो है वो आज सॉल्व करना सीखेंगे इसमें। अच्छा, सेम क्वेश्चन रखा है, सेम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वैल्यूज़ की कुछ चेंजेस होंगी। तो मैं आपके सामने देखें सिर्फ रब करूँगा और यहीं पर मुझे कुछ नई वैल्यूज़ लिखनी होंगी, तो आपका जो है वो ये एवरेज से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों मेथड तकरीबन एक ही पैटर्न के ऊपर ही सॉल्व होते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ख़ासकर लीफो और फीफो तो बिल्कुल ही तकरीबन एक ही हैं, बस फर्स्ट और लास्ट का ख्याल आपने रखना होता है। एवरेज में थोड़ा सा चेंज होगा। मैं ये वैल्यूज़ थोड़ी सी यहाँ से रब कर दूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इसको एवरेज से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैब को 200 यूनिट है, आपने बैलेंस में रिपोर्ट करने हैं क्योंकि ये पहले के पड़े हुए यूनिट्स हैं। 10 रुपीज़ का एक है और ये बनते हैं टोटल 2000 के, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फैब की 5th को आपने परचेज़ किए हैं 300 यूनिट्स, परचेज़ के कॉलम में आया, एक का रेट है 20 और टोटल कॉस्ट बनती है 6000, ये आपने लिख दिया। अब जब हम इसको बैलेंस में अपडेट करेंगे तो यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज ये है कि 200 यूनिट और 300 अब आ गए, तो दोनों को मिलाकर 500 यूनिट हो गए, और इसकी 2000 कॉस्ट और इसकी 6000 कॉस्ट मिलाकर 8000 हो गई। प्रॉब्लम ये है कि पहले भी हमने ऐसा किया था, लेकिन हम वहाँ पर आपको ये बता चुके हैं, चूँकि रेट अलग अलग होता है तो हमें इसको अलग अलग करके लिखना पड़ता है। लेकिन इस वक्त मैंने, आप देख रहे होंगे कि दोनों को ऐड करके लिख दिया, क्योंकि अब हमें रेट एवरेज मेथड में रेट जो एक्चुअल रेट सवाल में गिवन होते हैं 10, 20, 30 जो इसके एक्चुअल परचेजिंग प्राइस हैं, हम इन प्राइजेस को इग्नोर कर सकते हैं और इसका कोई एक नया एवरेज रेट बना सकते हैं। तो अब हमने क्या करना होगा, इसका एवरेज रेट बनाना होगा जो कि इनके एक्चुअल रेट से अलग होगा। अब ये 8000 की कॉस्ट है,
500 यूनिट की ये कॉस्ट है। अगर मैं 8000 को 500 यूनिट्स के ऊपर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इसकी जो है वो एवरेज प्राइस आ जाएगी, जो कि इस वक्त आ रही है 16,000 इसकी एवरेज प्राइस आ गई। अब देख रहे होंगे कि ये 16 ना तो एक्चुअल 10 है और ना ही 20 है, ये एक नया रेट बन गया है। 16 का रेट आपने यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। अब अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहें तो 500 को 16 से मल्टीप्लाई कराएं तो 8000 की कॉस्ट जस्टिफाई भी हो रही है, ठीक है। ये निकाला कैसे 16? इस टोटल कॉस्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो 8000 की टोटल कॉस्ट थी उसको मैंने यूनिट्स पे डिवाइड किया है 500 पे, तो ये आंसर 16 बना है, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करके एवरेज रेट यहाँ पर दिखा देना है। अब आप ये समझ लें वो कैटेगरी ख़त्म हो गई कि पहले कौन सा आ रहा है बाद में कौन सा आ रहा है। अब पूरे 500 यूनिट्स हमारे पास हैं और उसका रेट हमारे पास एक ही है 16। अब हम लास्ट और फर्स्ट की कैटेगरी से अलग आज़ाद हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर फैब 10। फैब 10 को देख रहे होंगे कि हमने 400 यूनिट सेल किए, प्राइस हम इसके इग्नोर कर देते हैं। तो 400 यूनिट्स आपने दिखाया कि आपने यहाँ पर सेल कर दिए। अच्छा, अब इसमें भी चूँकि फ़र्स्ट और लास्ट की कैटेगरी तो है नहीं, तो जो 500 यूनिट पड़े हैं इसी में से 400 सेल हुए हैं। इसका ओरिजिनल रेट क्या आ रहा है 16, जो एवरेज रेट हमने बनाया है। तो अब अगर हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करा दें तो 6,400 की कॉस्ट बनती है इन 400 यूनिट्स की, जो कि बिक गए। आप देख रहे होंगे ये 400 यूनिट्स हमने सवाल से उठाए कि ये 400 बेचें और इसका जो रेट है वो हमने 16 लिया, क्योंकि ये 500 के अंदर से बिक रहे हैं और अब इस पूरे 500 का एक ही रेट है 16, इसमें कोई फर्स्ट और लास्ट की कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा के 6400 बन गए। अब आपके पास बैलेंस क्या बचा? 500 में से 400 बिक गए तो आपके पास बैलेंस बचा 100 यूनिट्स का, और रेट डेफिनेटली वही रहेगा 16, क्योंकि जो 500 हैं इस पूरे का रेट 16 है। इसमें से जो 400 बिक गए वो भी 16 के रेट के हैं और इसमें से जो 100 बच गए वो भी 16 के ही रेट के हैं। तो ये मल्टीप्लाई करवा के हो गए 1600, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट फैब की 18 पर। फैब 18 में अगर आप देखें तो 500 हैं और 300 के रेट पर परचेज़ किए गए हैं। तो आपने यहाँ पर मेंशन किया कि 500 यूनिट्स हैं, रेट इसका 30 है और टोटल कॉस्ट इसकी बन गई 15, ठीक है। अब इसके बाद आपने बैलेंस को अपडेट करना है, तो आप गौर करें बैलेंस अब वैसे ही अपडेट होगा। 100 पहले के हैं, 500 और आ गए, आप ऐड करके पूरे 600 लिख दें, क्योंकि अब हमने जो एक्चुअल रेट्स हैं उनका ख्याल नहीं रखना है। अब हम कोई नया रेट बना सकते हैं, तो इसलिए अब हम इनको मिलाकर एक साथ लिखेंगे। 1600 यूनिट्स 1600 की कॉस्ट का सामान पहले का था, 15,000 आपने नया परचेज़ कर लिया, तो टोटल 16,000 और 600 का स्टॉक बन गया आपके पास। अब आप देख सकते हैं कि ये 16,600 कॉस्ट है कितने यूनिट्स की? 600 यूनिट्स की। लेकिन प्राइस ना तो अब एक्चुअल कॉस्ट इसकी 16 आएगी और ना ही 30 आएगी, बल्कि इसका तरीका बिल्कुल वही है एवरेज बनाने का। यानी ये जो टोटल कॉस्ट है इसको आप 600 के ऊपर क्या करें? डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज रेट आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो एवरेज रेट आएगा इसको इस पर डिवाइड करके वो हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो मैं अपने मोबाइल से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इसका एक्चुअल रेट जो है वो हमारे पास क्या आएगा। 16,600 डिवाइडेड बाय 600, तो इसका जो रेट आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 27.666। ये इसका एक एवरेज रेट बन रहा है। देखिए, मैंने इसके बाद बहुत सारे 6 आ रहे थे, मैंने सिर्फ 2 लिखकर बार लगा दिए। बार लगाने का मतलब होता है ये अनलिमिटेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एवरेज रेट आ गया। अब समझ लें जितने भी यूनिट्स हैं 600 में वो इस रेट से हैं 27.66। 16 का रेट भी इग्नोर हो गया, 30 का रेट भी इग्नोर हो गया। और अब उसके बाद लास्ट है, आपने फिर दोबारा 400 यूनिट्स को सेल किया है जिसका रेट क्या है 60। तो आपने यहाँ दिखाना है कि आपने 400 यूनिट सेल कर दिए। 60 को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो इसके सेलिंग प्राइस हैं, वो इस कार्ट के अंदर कहीं यूज़ नहीं होते। आप गौर करें जो 400 हमने बेचे हैं वो कोई कैटेगरी तो है नहीं, 600 टोटल पड़े हुए, तो डेफिनेटली इसी में से बिके होंगे। तो इसका जो रेट है वो इस वक्त है 27.66। तो आप इसको 27.66 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये भी साथ साथ देख लें कि 600 में से 400 बिक चुके हैं और आपके बैलेंस में 200 बचे। जो
बिक गए हैं इस 600 में से 400, उसका रेट भी 27.66 है, और जो इस 600 में से 200 बच गए हैं उसका रेट भी 27.66 है। तो अब टोटल कॉस्ट कैसे आती है, अगेन वही मल्टीप्लाई करवा कर आ जाएगी, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो हम इसकी टोटल कॉस्ट अगेन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 400, ये 400 इंटू 27.666। अच्छा, आपने जो है वो इस बात का ख्याल रखना है कि 27.66 हैं तो काफ़ी सारे 6 आपने आगे कैलकुलेटर में जो है वो यूज़ करने होंगे, ठीक है, ताकि आपके पास जो वैल्यू है वो एक्चुअल आए। तो ये आंसर आ रहा है आपके पास 11,067। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है। और बिल्कुल इसी तरह इस 200 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है 5533, ठीक है। अच्छा, एक बात का आपने एहतियात रखना है कि जब आप टोटल कॉस्ट लिखें मल्टीप्लाई करा के, तो पॉइंट के बाद अगर आगे वैल्यूज़ आ भी रही हों तो आपने उसको राउंड करके लिख देना है। रेट को राउंड नहीं किया जाता, लेकिन टोटल कॉस्ट राउंड हो सकती है। जैसे इसके बाद 66.66 आ रहा था, मैंने एक बढ़ाकर 7 कर दिया, और इसमें 33 पॉइंट आगे 33 आ रहे थे, तो 0.3 के बाद छोटा नंबर है तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन सब का अगेन टोटल कर लेना है। तो यूनिट्स टोटल हो गए, कॉस्ट टोटल हो गई, इसके भी यूनिट्स टोटल हो गए, और अब इसकी कॉस्ट का भी हमने टोटल कर लेना है। तो ये दोनों अगर हम टोटल करें तो ये बन जाएंगे 17,467, ठीक है। और बैलेंस में अगेन वही बात, जो लास्ट रॉ में लिखा है सिर्फ वही टोटल में आता है, तो ये 200 और इसका अमाउंट 5533 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम अगेन इसके रिज़ल्ट्स पर आते हैं। तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट है 17467, और जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसका अमाउंट है 5533। ये अगेन वो हमारे पास रिज़ल्ट्स आ गए, ठीक है। तो इन्वेंट्री कार्ड मुकम्मल हो गया। अब आते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, लेकिन उससे पहले टेबल ऑफ सेल्स। अगेन मैं वही कहूँगा, टेबल ऑफ सेल्स में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप फीफो से बनाएं, लीफो से बनाएं या एवरेज से बनाएं, टेबल ऑफ सेल्स सब में एक जैसा ही बनेगा। तो अब हम डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट पर आते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में आपने सेल्स को रिपोर्ट करना है 44,000 जो टेबल ऑफ सेल्स से आपने निकाली है। लेकिन फ़र्क कहाँ आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब जो आई है एवरेज मेथड से वो आई है 17,467, यह आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई। और अब अगर आप इसमें से 44 में से ये लेस करवा दें तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आई गेस 26,533 आ रहा है। तो ये आपके पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। अब उसके बाद जर्नल एंट्रीज़ हैं, 2 एंट्रीज़ अगेन मैं इसकी बनवाता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे। सेम प्रोसेस है, परचेज़ करने की एंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और परचेज़ का अमाउंट भी फिक्स रहता है हमेशा 6000 जो ख़रीदा था वही लिखा। जब आप बेचेंगे, फरवरी की 10 को आपने सेल किया था ये, तो जब आपने सेल किया तो सेल करते वक्त 2 एंट्रीज़ बनती हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, परपीचुअल में सेल करते वक्त 2 एंट्री हैं, एक सेल्स प्राइस से जो कस्टमर ले रहा है और दूसरी उसकी असल कॉस्ट से, एक्चुअल कॉस्ट से। तो सेल्स प्राइस पे जिसने कस्टमर ने जितने पे लिया है फैब 10, वो आप टेबल ऑफ सेल से भी देख सकते हैं। 400 यूनिट थे, 50 का एक बिका, तो टोटल 20,000 की सेल हुई, वो हमने 20,000 लिख दिए। लेकिन जो इसकी असल कीमत है कि जो फरवरी की 10 को आपने बेचा है, इसकी असल कीमत हर बार चेंज हो जाती है मेथड से। फीफो में इसकी असल कीमत कुछ और थी, लीफो में कुछ और थी, और एवरेज में इसकी आ रही है 6400। तो आपने यहाँ 6400 को लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फैब 18 और फैब 25 परचेज़ और सेल, अगेन सेम एंट्रीज पास होनी है। अमाउंट का तरीक़ेकार आपको बता दिया है। तो ये आपका परपीचुअल जो सिस्टम है उसमें तीनों मेथड्स हमने कवर कर लिए हैं। फीफो भी कवर हो गया, लीफो भी कवर हो गया, और मूविंग एवरेज भी कवर हो गया है। अब आपका काम जो है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको क्या करूँगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हम बना रहे हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको दूंगा।
और आपने उनको सॉल्व करना है। जो डिफ़िकल्टीज़ आएगी वो आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। तो ये हमारा परपेचुअल का लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब जो हम लेक्चर रखेंगे उसके अंदर हम पीरियोडिक को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक में अब ये होगा, चूँकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से, तो पीरियोडिक जो है वो एक ही साथ वन गो के अंदर ही हम फीफो लीफो एवरेज तीनों मेथड एक ही लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।